ही व्हाट्स अप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के बारे में। जो 2016 का कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन है। अब बहुत दिनों से वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये शादी यानी तिलक और विवाह। ये शादियों में जो डीजे बज रहे हैं उनके साउंड एक वीडियो में मौजूद भी है, बिल्कुल पार्शियली, बिल्कुल आंशिक रूप से मौजूद है। लेकिन कोई भी अगर कंटेंट वाला जो उसका सॉन्ग होगा वो कॉपीराइट दे सकता है। तो अगर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता तो कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं, और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आता है तो उस कंडीशन में चैनल ही डिलीट हो जाता है। तो अगर चैनल ही डिलीट हो जाता, मैं वीडियो बनाता, तो फिर मैं आपको वीडियो कैसे प्रोवाइड कर पाता। तो ये समस्या थी। और लगभग अब मेरे गांव में ये चूँकि हम विलेज यानी गांव से बिलोंग करते हैं, तो मेरे गांव में अब शादी ब्याह लगभग ख़त्म हो चुका है और अब वीडियो रेगुलर आएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं 2016 के कंपार्टमेंटल का जो पेपर हुआ था उसके बारे में। और ये लोगों के माइंड में होता है कि कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम वही देते हैं जिनकी जो फेल हो जाते हैं और उनका केमिस्ट्री वीक होता है, या उनका पेपर मतलब उनका सब्जेक्ट जो होता है वीक होता है। ऐसा कुछ नहीं है। 2016 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी क्वेश्चन बिल्कुल धांसू पूछे गए हैं और फिर हम एक एक करके बात करते हैं। और आपसे गुजारिश रहेगी कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और वीडियो पूरा देखें, डाउनलोड ना करें वीडियो को, और नहीं तो वास्ट टाइम मेरा भी कंप्लीट नहीं हो पाता। और आप लोगों को तो मतलब क्या बोलते हैं, फ़ायदा तो है ही, लेकिन अगर थोड़ा मुझे भी फ़ायदा हो तो और अच्छा रहेगा। आप मेरे लिए, आपके लिए पता नहीं, आपके लिए तो बेहतर ही है क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2016 के कंपार्टमेंटल का ये पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? यानी इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको हम काफी अच्छे तरीके से बारीकी से सॉल्व कर चुके हैं 2015 वाली वीडियो में। अभी तक आपने उसको अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर के देखिए, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है और फिर आप ही के लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कि आप उसको भी देखें इसको देखने के बाद। तो चलिए इसमें भी हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। 2015 का 3 नंबर ये क्वेश्चन है, आप जाकर के अपना क्वेश्चन बैंक मिला सकते हैं। अब देखिए ये है बोरॉन का ट्राईहैलाइड। बोरॉन का जो ट्राईहैलाइड है इसके स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑर्डर पूछा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑर्डर। तो देखिए बोरॉन ट्राईहैलाइड का एसिडिक ऑर्डर जो होता है, एसिडिक ऑर्डर जो होता है ये होता है बोरॉन ट्राईआयोडाइड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, देन बोरॉन ट्राईब्रोमाइड, and boron tribromide is a strong acid, then boron trichloride, and boron trichloride is a strong acid, then BF3। ये ऑर्डर होता है। मतलब बोरॉन ट्राईआयोडाइड सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, ये प्रबल अम्ल है, और ये दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है। यानी कि ये वीक एसिड, ये वीक एसिड, और ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। बात क्लियर हो गई? कारण क्या है? सबसे पहला कारण आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, जल्दी से जल्दी बॉन्ड टूटेगा और जल्दी से जल्दी वो आयन के फॉर्म में टूटेगा। और दूसरी बात ये भी है कि बोरॉन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और उसका जो नाइबरस एटम मतलब पड़ोसी परमाणु का साइज अगर बड़ा होगा, तो एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड बड़ा होगा, जल्दी से आयन के फॉर्म में टूटेगा, तो इसलिए वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखिए तो ये इसका ऑर्डर है, और Bi3 देखिए ऑप्शन में Bi3 किधर है? Bi3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आगे बढ़ते हैं। और आप इस वीडियो को, हमारी गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में तो जरूर शेयर करें। चलिए हम
दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल है आपका, रासायनिक अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का साम्य स्थिरांक Kp किस पर निर्भर करता है? Kp किस पर निर्भर करता है? देखिए जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होगी तो Kp एंड Kc दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यह भी 2015 का क्वेश्चन है, अब जाकर के मिला सकते हैं, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Kp एंड Kc हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। पूर्ण दाब कर रहा है, उत्प्रेरक कर रहा है, तापक्रम यानी कि टेम्परेचर तापक्रम पर डिपेंड करता है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा हमेशा जब भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होगी तो उस कंडीशन में Kc और Kp हमेशा किस पर? टेम्परेचर के ऊपर, तापक्रम के ऊपर, तापमान के ऊपर डिपेंड करेगा, और वह टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़िए और तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले इनको नोट कीजिए। तो चलिए अब तीसरा सवाल है आपका, 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। कितना मुक्त करता है भाई? देखिए, और क्या मुक्त करता है ऑप्शन में देखते हैं। कह रहा 63.5 ग्राम कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, 31.76 ग्राम कॉपर सल्फेट और 96,500 ग्राम कॉपर सल्फेट। तो देखिए पहली बात यह है कि ऑप्शन में आप ये देख रहे हैं कॉपर सल्फेट हर जगह पूछ रहा है और कह रहा है कि विद्युत 96,500 कूलम विद्युत अगर प्रवाहित हो रही है कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो एक बात बताइए, कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत प्रवाहित हो रही है और कॉपर सल्फेट ही प्राप्त होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कॉपर सल्फेट के विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित होगी, तो उस कंडीशन में या तो कॉपर या सल्फेट आयन दोनों में से कोई एक ही आपको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में ये जो कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट दिया गया है, यहां ना केवल और केवल कॉपर होगा। आप क्वेश्चन बैंक गलत भी लिख देता है, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ही गलत हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप यहां कॉपर सल्फेट की जगह कॉपर बना लीजिएगा। बात क्लियर है? अब देखिए ये ऐसे ऑप्शन अगर रहेगा तो सही रहेगा, या तो कॉपर दे या सल्फेट आयन दे, कोई दे। देखिए ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा जा चुका है, 11 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर 13 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर 15 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने जितने अभी तक पिछले वीडियो हमने बनाए हैं 9, 11, 13, 15 सब में जो क्वेश्चन पूछा है, ये सब में हमने सॉल्यूशन बता रखा है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, या अभी आप इसी वीडियो में इसको देख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते कैसे? कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे ही देते हैं, ये कॉपर केटायन और फिर सल्फेट आयन के रूप में टूटता है। कैथोड पर ये कॉपर केटायन 2 मोल इलेक्ट्रॉन जैसे ही देते हैं तो ये कॉपर प्राप्त होता है। अब जरा देखिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आप? 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किस पर? कैथोड पर, और रिडक्शन के द्वारा ये यानी अवकरण प्रक्रिया के द्वारा 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने के बाद कॉपर आपको कितना प्राप्त हो रहा है भाई? 63.5 ग्राम। कितना? 63.5 ग्राम। अब देखिए तो एक बात बताइए, पहले दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चेक करते हैं, दिख रहा है। अब देखिए 2 मोल आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये कॉपर 63.5 ग्राम प्राप्त हो रहा है। तो 2 गुणे 1 मोल अगर होगा तो भी 63.5 ग्राम कॉपर आपको प्राप्त होगा, यानी ये 63.5 ग्राम कॉपर देगा। अब देखिए 2 तो 2, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कूलम्बिक चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, और ये कितना दे रहा है? 63.5 ग्राम कॉपर दे रहा है। अब एक बात बताइए, यहां बनाते हैं, इधर देखिए कितना पूछा जा रहा है आपसे कितना पूछा जा रहा है? 96,500 कूलम विद्युत के लिए पूछा जा रहा है। तो अगर यहां से 96,500 कूलम
यहाँ छोड़ दिया जाए और 96,500 कूलाम के लिए अगर उधर चेक किया जाए तो 63.5 ग्राम कॉपर बटा ये 2 हो जाएगा। काटिएगा तो आएगा वैल्यू आपका 31.76 ग्राम। कितना आएगा? 31.76 ग्राम, क्योंकि ये 63.52 ग्राम होता है, 52 ग्राम होता है। तो ये 52 ग्राम के हिसाब से 31.76 ग्राम आपका कॉपर कहां प्राप्त होगा? कैथोड पर प्राप्त होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 31.76 ग्राम कॉपर, ये आपका सही आंसर होगा। ये थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, थोड़ा बड़ा तरीका हमने लगभग 9, 11, 13, 15 में हमने बना रखा है, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका, अच्छा तरीका है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिया है, 63.52 ग्राम कॉपर हमको मिल रहा है। तो 2 गुणे 1 मोल हमने लिखा है, तो 63.52 ग्राम कॉपर, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलाम। अब देखिए 96,500 कूलाम की अगर बात करें तो यहाँ 96,500 कूलाम ही आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 96,500 कूलाम अगर विद्युत देंगे तो कितना कॉपर प्राप्त होगा। तो 96,500 ग्राम कूलाम कॉपर अगर देंगे तो ये 63.52 ग्राम बटा 2 ग्राम या 2, आप जो समझ लो। तो अगर भाग करेंगे तो ये आएगा 31.76 ग्राम, मतलब 96,500 कूलाम अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो हमको 31.76 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए सी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा बिल्कुल अपने कॉपी में, और फिर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल है, एफसीसी में उपस्थित परमाणु कितने कोष्टक में साझा होता है? इस क्वेश्चन को बखूबी काफी अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंटली हमने सॉलिड स्टेट पहले चैप्टर में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या विवो केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट आप अगर सर्च करें तो पूरा प्लेलिस्ट आएगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको समझने की जरूरत है। समझिएगा कैसे कह रहा है, एफसीसी में उपस्थित परमाणु कितने कोष्टक में साझा होता है। आपसे एटम नहीं पूछ रहा है एफसीसी में कितने हैं, पूछ रहा है कि कितने फेस में एटम शेयर होते हैं, कितने शेयर्ड एटम जो है कितने फेस में शेयर्ड होते हैं। मतलब देखिए जरा, अगर हम यहां एक क्यूब बना दें और फिर आपसे पूछें किसमें कितने फेस हैं, तो 6 फेस हैं। बात क्लियर? लेकिन अब बात यह है कि भाई एटम होते कहां कहां है? यह है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें एटम कहां होते हैं? सबसे पहले 8 के 8 कॉर्नर पे, पहले कॉर्नर पे, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और 4 7 और 1 8, ये 8 के 8 कॉर्नर पर शेयर्ड हो गए। लेकिन ना ये कह रहा है ना कोष्ठक में यानी फलक में फेस पर कितने होते हैं। तो देखिए कहां कहां होता है, पहले तो कॉर्नर पे हो गया, तो उसकी बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या? एक इस ऊपर वाले फेस पर, एक ऊपर वाले फेस पर, फिर एक इधर साइड वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर, और एक इस वाले फेस पर, और एक बीचों बीच होता है। कहां होता है? एकदम बीचों बीच होता है, मतलब बिल्कुल डायगोनल बनाते हुए बीचों बीच एकदम एटम लटका हुआ रहता है। तब देखिए टोटल एफसीसी में एटम जो होते हैं वो कितने होते हैं? देखिए कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, मतलब 8 कॉर्नर पर है, कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1/8 का, तो टोटल हो जाएगा 1। और जितने फेस पर मौजूद होते हैं वो लटके हुए रहते हैं, आधा अंदर आधा बाहर, ऐसे। जैसे मान के चलिए ये हम हाथ के अंदर ये पेन, ये जो मार्कर है, इसको ऐसे डाल रहे हैं, तो देखिए आधा इस साइड है और आधा इस साइड है। तो ना एटम जो होता है ना फेस पर आधा, अगर इससे बल्ब को रख दें, बल्ब मेरे पास नहीं है अभी, है ना, तो अगर बल्ब को यहां रख दें, कोई बल्ब हो या बॉल हो, जो गेंद टेनिस बॉल होता है या कोई भी, तो अगर बॉल को यहां रख दें तो आधा इस साइड होगा, आधा इस साइड होगा, तो कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। कितना होता है? हाफ, माने आधा आधा। तो हाफ का कंट्रीब्यूशन कितना है? फेस पर हाफ होता है, 1 2 3 4। तो देखिए फेस पर अगर बात करें तो 1/2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो गया? 2। तो 1
और ये 2, और देखिए बीच में 1 होता है, तो बीच का कंट्रीब्यूशन 1, तो देखिए टोटल क्या कहेंगे एफसीसी में 1 प्लस ये 1 प्लस बीच वाला 1 प्लस ये 4 का कंट्रीब्यूशन, टोटल एफसीसी में एटम कितने हो जाएंगे 4। लेकिन अगर बात कहे केवल कोष्टक की तो टोटल कोष्टक 1 2 3 4 कितने हो गए 4। तो इसका मतलब देखिए क्या कर रहा है, 6 इकाई कोष्टक में, 1 इकाई कोष्टक में, 2 इकाई और 4 इकाई, तो ये 4 इकाई कोष्टक में परमाणु साझा होते हैं, शेयर्ड होते हैं। किसमें किसमें, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर इसमें। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसको लिख लीजिए और फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परासरण दाब बढ़ता है जब, ऑप्शन है तापक्रम बढ़ता है यानी टेम्परेचर बढ़ता है तब बढ़ता है परासरण दाब, या तापक्रम घटता है तब बढ़ता है, या आयतन बढ़ता है तब बढ़ता है, या कुछ भी नहीं होता है तभी बढ़ता है। क्या होता है भाई, देखिए परासरण दाब को कैपिटल पाई से डिनोट किया जाता है, और परासरण दाब हमेशा टेम्परेचर का समानुपाती होता है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा कि परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई यानी कैपिटल पाई हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को घटाएंगे इसका मतलब टेम्परेचर भी घटेगा। हम थोड़ा उल्टा बोल दिए, सीधा बोलते हैं एक बार, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब बढ़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो अभी परासरण दाब बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर घट गया मतलब तापक्रम घट गया, तापमान घट गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब यानी पाई का वैल्यू भी घटेगा। बात क्लियर हो गई। तो चेक करते हैं थोड़ा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, कह रहा है तापक्रम बढ़ता है। अच्छा, परासरण दाब बढ़ता है तो क्या होगा, तापक्रम बढ़ता है, परासरण दाब बढ़ता है तो तापक्रम क्या होगा बढ़ता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगर कहता कि दाब घटता है तो ऑप्शन क्या होता, ऑप्शन होता बी, तापक्रम घटता है, क्योंकि अगर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। बात क्लियर हो गई। चलिए ए ऑप्शन आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल है, स्पेल्टर है। स्पेल्टर क्या कहलाता है भाई, देखिए जितने जिंक के इम्प्योर, जिंक जो इम्प्योर होता है उसको स्पेल्टर कहते हैं। तो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या है, कह रहा है स्पेल्टर है, क्या है भाई, शुद्ध जिंक, अशुद्ध जिंक, अशुद्ध एल्यूमिनियम, शुद्ध पारा। तो देखिए इम्प्योर यानी अशुद्ध जिंक को, किसको, जिंक को स्पेल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेल्टर कहते हैं, या इसी को स्पेल्टर ऑफ जिंक कहा जाता है, यानी कि जिंक का स्पेल्टर कहा जाता है। तो चेक करते हैं, अशुद्ध जिंक बी ऑप्शन है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसको लिखिए और फिर 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, वैद्युत अपघट्य यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है जबकि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो कह रहा है कि जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है, एंट्री मारता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में एंट्री मारता है, तो अगर एंट्री मारता है इसका मतलब क्या है कि वहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। एंट्री मारता है मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका मतलब क्या है कि वो जाकर के ऐड होगा। तो अगर ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या कहलाता है भाई, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, तो वो कहां होगा, कहां होगा, रिडक्शन मतलब सॉरी, वो कहां होगा, कैथोड पर होगा। कहां होगा भाई, कैथोड पर होगा। कैथोड
कैथोड पर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन की क्रिया होती है, क्योंकि अभी आपको बता चुके हैं कि एनोड की क्रिया मतलब एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की, जबकि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन की क्रिया होती है, यानी कि अपचयन की क्रिया होती है। यहां एनोड पर उपचयन यानी ऑक्सीकरण, जबकि कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होगी। अगर इलेक्ट्रॉन कहता कि इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो हमेशा वह इलेक्ट्रोड क्या होता, एनोड होता। क्या होता, एनोड होता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में डाला जा रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाला जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। जब ऐड किया जाएगा तो उस केस में हमेशा रिडक्शन की क्रिया होगी, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। क्या होती है, कैथोड पर। तो इसीलिए ऑप्शन चेक करिए, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनको लिखिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय है, मतलब सॉलिड सॉलिड समुदाय यानी समझ लो परिवार है, एक सॉलिड होना चाहिए दूसरा भी सॉलिड होना चाहिए। ऑप्शन में वही बात हो रही है। ऑप्शन कर रहा है धूम्र यानी धुआं, तो धुआं तो भाई साहब गैस होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरी बात करते केक, तो केक में सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं, जबकि पेस्ट उसका जो होता है वो कोलाइडल पार्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी गलत। एक तो सॉलिड होता है लेकिन दूसरा कोलाइडल है। ये क्या था धुआं, गैस का समुदाय है। ये एक सॉलिड है मतलब ठोस है, जबकि दूसरा क्या है, एक कोलाइड है। अच्छा, संश्लेषित जैम, तो देखिए सिंथेटिक जितने जैम होते हैं, आपने अगर खाया होगा तो संश्लेषित जितने जैम होते हैं वे सब के सब कोलाइडल पार्ट होते हैं, तो वे आप उसको कोलाइडल कोलाइडल कह सकते हो, या कोलाइड और लिक्विड कह सकते हो, है ना, कोलाइड और लिक्विड कह सकते हो। फ्यूमिस पत्थर, देखिए पत्थर की बात हो रही है, तो पत्थर तो ऐसे ही सॉलिड होता है ना, और प्यूमिश पत्थर सॉलिड और सॉलिड यानी ठोस और ठोस का मिश्रण होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, इनको आप लिख लीजिए। चलिए अब 9 नंबर सवाल देखते हैं। पैरासीटामोल है क्या है भाई, ऑप्शन है पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक जिसको कहते हैं, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, कह रहा ए और बी दोनों यानी पीड़ाहारी और प्रतिजैविक यानी एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक, और डी है नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पैरासीटामोल जो है ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो कभी भी एंटीबायोटिक तो है नहीं, ए और बी कह रहा है मतलब पहला और दूसरा कह रहा है तो ये भी होगा नहीं, नॉन कह रहा है इसका मतलब ये भी नहीं, तो पीड़ाहारी होगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन मूलतः जो पैरासीटामोल है ये एंटीपायरेटिक्स है, एंटीपायरेटिक्स है। क्यों भाई, क्योंकि आपने जब फील किया होगा कि अगर आपको दर्द, बॉडी में दर्द और बुखार दोनों मौजूद हो तो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, सुमो दे देते हैं या पैरासीटामोल के फॉर्म में कोई भी दवा दे देते हैं, डोलो 650 या हाइफेन तो एंटीबायोटिक हो जाएगा, लेकिन पैरासीटामोल ही किसी ना किसी फॉर्म में देते हैं, तो वो ना एंटीपायरेटिक्स है मूलतः, मतलब दर्द में भी काम करता है बुखार में भी काम करता है। लेकिन अगर यहां ऑप्शन में पीड़ाहारी दिया है यानी कि केवल और केवल दर्द नाशक के बारे में बात हो रही है, तो दर्द नाशक ही इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 10 नंबर सवाल है आपका। देखिए 10 नंबर सवाल चैलेंजिंग है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक क्वेश्चन है जो ट्राइमर से क्वेश्चन पूछा गया। आमतौर पर ट्राइमर से कभी भी क्वेश्चन जेई और नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीसीसीई या जितने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम होते हैं स्टेट बोर्ड के उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन दिया है तो भाई आपको बनाना पड़ेगा। और हमारा मानना है कि अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उन सब में ये काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है पैरल्डिहाइड किसका त्रिवयक मतलब किसका ट्राइमर है, तो देखिए ऑप्शन है मेथेनल, मेथेनल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, कह रहा है एथेनल यानी कि एसिटल्डिहाइड,
आगे करा ब्यूटेनॉल, मतलब ब्यूटेनॉल यानी अल्कोहल की बात हो रही है, CH3, तो ब्यूटेनॉल को थोड़ा लंबा उधर स्ट्रक्चर जाएगा इसलिए ऐसे लिख देते हैं C4 और उसके बाद H9 और OH, ऐसे लिख लेते हैं C4H9OH। या अगर आप ऐसे लिखते जनरली तो ऐसे लिखते CH3 CH2 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 और फिर OH। देखिए 1 2 3 4 C4H3 2 कितना हो गया 5 5 और 4 9 और फिर OH। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख लीजिएगा। हम थोड़ा जगह बचाने के लिए फिर से इसको मिटा के यहां लिखते हैं C4H9OH, ये ब्यूटेनॉल है। और नॉन मतलब कोई नहीं। तो देखिए पैराल्डिहाइड ना, पैराल्डिहाइड एक ऑक्सो कंपाउंड है और यह एसिटाल्डिहाइड का यानी कि एथेनल का एक ट्राइमर होता है। और ये ऑक्सो कंपाउंड कैसा होता है जरा देखिए, ये होता है ऐसे, ऐसे होता है, जरा चेक करिए। ये एक ऑक्सो कंपाउंड है, यहां रूल की बात नहीं करें, यूपीएससी नेम भी लिखेंगे हम लोग। अब देखिए ऑक्सो कंपाउंड है तो गिनती अगर यहां से शुरू करें, ऑक्सो कंपाउंड है तो ऑक्सीजन को 1 नंबर देंगे, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो इसका यूपीएससी नेम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि, और ये क्या है टर्मिनल पार्ट है तो मिथाइल ग्रुप होगा। तो 2,4,6 2,4,6 क्या ट्राई मिथाइल और फिर 1,3,5 ट्राई ऑक्सो है ना, और ट्राई ऑक्सो कह सकते हैं या ट्राई ऑक्सेन कह सकते हैं, ट्राई ऑक्सेन कह सकते हैं। यहां ट्राई ऑक्सेन इधर लिख देते, हो सकता है दिखाई ना देता, 1,3,5 ट्राई ऑक्सेन इसलिए ऑक्सेन क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो चलिए देखते हैं कि ये एसिटल्डिहाइड का डेरिवेटिव्स होता है। इसका आईयूपीएसी नेम होता है 2,4,6 ट्राईमिथाइल 1,3,5 ट्राई ऑक्सेन। बात क्लियर हो गई। तो ये एसिटल्डिहाइड का यानी कि एथेनल का ये ट्राइमर होता है, तो पैराल्डिहाइड एथेनल का यानी एसिटल्डिहाइड का ट्राइमर है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अभी हमने 2 सवाल इस पर लिखा है, छोटे छोटे सवाल है इसलिए 11 नंबर और 12 नंबर। सबसे पहले 11 नंबर को देखते हैं। करें कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आरटीपी पर पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी कमरे के ताप पर पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ही तत्व कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। कौन कौन? धातु की बात होती है तो मरकरी यानी पारा, और अधातु की बात होती है तो ब्रोमीन। यानी मेटल तो मरकरी या पारा और नॉन मेटल तो ब्रोमीन। अब देखिए यहां कह रहा है जिंक, मरकरी, कॉपर, गोल्ड। ऑप्शन आपको क्या समझ आ रहा है? मरकरी। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, कैल्शियम की, पोटेशियम। तो डोलोमाइट जो होता है ये MgCO3.CaCO3, ये डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला है। देखिए कई बार ना कैल्शियम अगर नहीं देता ऑप्शन में, आमतौर पर ये कैल्शियम का अयस्क है, लेकिन कई बार ऑप्शन में मैग्नीशियम नहीं देता है तो कैल्शियम लगाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों दे तो भी कैल्शियम ही ऑप्शन सही होगा। कई बार अगर कैल्शियम नहीं देता है तो इसमें मैग्नीशियम भी मौजूद है तो मैग्नीशियम टिक आउट लगा देते हैं। ये क्वेश्चन 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जाकर के देखिएगा। तो अब सवाल यह है कि डोलोमाइट खनिज में क्या क्या पाया जाता है भाई? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन ये कैल्शियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। ये कहेंगे इट इज द ओर्स ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम का अयस्क है, तो इसलिए सी ऑप्शन यानी कैल्शियम इसका सही आंसर होगा।
अब हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताइए। देखिए अयस्क का स्पेशल हमने एक वीडियो बना रखा है, सर्च करिएगा ओर्स विवो केमिस्ट्री या अयस्क विवो केमिस्ट्री तो काफी आसानी से आएगा, या ओर्स शमशेर अली केमिस्ट्री। देखिए एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क मेन की बात हो रही है, जिससे उसका एक्सट्रैक्शन यानी उसका निष्कर्षण किया जाता है, जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, उसका नाम बताना है। कह रहा है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 2s2। उस वीडियो में ना बिल्कुल केमिकल फॉर्मूला के साथ हमने वो सारा का सारा मटेरियल दिया है। आगे क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या होता है? Na3LF6, ये है क्रायोलाइट। नेक्स्ट है कोरंडम, तो ये होता है Al2O3। नेक्स्ट है नॉन, मतलब कुछ नहीं, तो नॉन को तो पहले ही डिलीट मार देते हैं इधर से। आगे कर रहा है मुख्य अयस्क, तो मुख्य अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है, एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए इसके आगे बढ़ने से पहले हमारी एक गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में, कम से कम 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको क्या लगता है कि क्या इसमें थोड़ी सी बेईमानी हो रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल बेईमानी नहीं हो रही है मेरी तरफ से, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेस्ट देने की, है ना। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, और हम इस वीडियो में 14 नंबर क्वेश्चन तक ही रुकेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो आप वीडियो देख नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, और सवाल भी थोड़ा अच्छा है। देखिए कह रहा है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कह रहा है +6 -6 +4 -4। तो देखिए हम निकालना शुरू करते हैं। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो स्पीसीज के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं हो तो उसको 0 के बराबर कर देते हैं, जिसका निकालना हो उसको x मान लेते हैं, या उसको हूबहू वैसे ही रख देते हैं। तो सल्फर का निकालना है, देखिए यहां, और फ्लोरीन के एटम टोटल 6 हैं, तो 6 से उनको गुणा कर देते हैं और 0 के बराबर कर देते हैं। क्योंकि बीच में प्लस इसलिए दिए हैं कि कंबाइनिंग जब कैपेसिटी किसी के पास होती है तो वह आपस में कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, तो इसलिए हमने प्लस साइन दिया है, और प्लस साइन ही देते हैं। सल्फर का निकालना है, सल्फर का ऐसे ही छोड़ देते हैं, 6 तो 6। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम होना चाहिए, इसका -1 होता है हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होता, और ये 0। सल्फर तो सल्फर, प्लस तो प्लस, 6 में -1 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा और 0 के बराबर हो जाएगा। सल्फर तो सल्फर, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे -6, 0 के बराबर, और सल्फर इधर छोड़ देंगे, -6 को उधर 0 के मतलब 0 के साइड लेके चलेंगे तो ये +6 आएगा। मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर हेक्साफ्लोराइड में +6 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए ऑप्शन +6 है। अब बताइए इसके दूसरे पार्ट में 15 से 28 तक का क्वेश्चन जो मौजूद है उनको लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, आप भी जानते हैं। और अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स।